2015 में हमारी सरकार बनने के बाद दलितों पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए कानून को और सख्त कर दिया गया था। दलितों पर होने वाले अत्याचारों की लिस्ट को 22 अलग अलग अपराधों से बढ़ा करके हमने उसे 47 कर दिया। यानी अब दलितों के खिलाफ 47 अलग अलग अपराधों पर कानूनी कार्रवाई सख्त हो सकती है। साथियों, जब हमारी सरकार ने इस कानून को संशोधित किया था, तब आरोपियों को अग्रिम जमानत न देने का जो प्रावधान था, उसे हमारी सरकार ने यथावत रखा हुआ है। पीड़ितों को मिलने वाली राशि भी इसी सरकार ने बढ़ाई। इस कानून का कड़ाई से पालन हो, इसके लिए हमारी सरकार ने पहले की सरकार के मुकाबले 2 गुने से ज्यादा राशि खर्च की है। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम से जुड़ा फैसला दिया, तो तुरंत सरकार ने पुनर्विचार याचिका भी दाखिल की। लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं है कि जजमेंट और याचिका के बीच में 6 दिन छुट्टी थी, पब्लिक हॉलिडे थे। अच्छे अच्छे पढ़े पढ़े लिखे भी लोग मुझे मिलते हैं तो कहते हैं मोदी जी देर क्यों हुई। जब मैंने उनको बताया भाई ये 6 दिन पब्लिक हॉलिडे था, तो उनका सॉरी साहब, ये तो कोई बोलता ही नहीं है। मैं आज इस अवसर पर देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस कानून को हमारी सरकार ने ही सख्त किया है, उस पर प्रभाव नहीं पड़ने दिया जाएगा। मेरा आग्रह है लोगों से, कांग्रेस और कांग्रेस कल्चर के सामने आत्मसमर्पण करने वाले दलों के जाल में न फंसे। साथियों, अपने दलित भाई बहनों, पिछड़ों, आदिवासियों के सम्मान के लिए, उनके अधिकार के लिए हमारी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। एससी एसटी पर अत्याचार से जुड़े मामलों की तेज सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट्स का गठन किया जा रहा है। सरकार ने पिछड़ी जातियों के सब कैटेगरी के लिए कमीशन के गठन का निर्णय भी किया है। सरकार चाहती है कि ओबीसी समुदाय में जो अति पिछड़े हैं, उन्हें सरकार और शिक्षण संस्थाओं में तय सीमा में रहते हुए आरक्षण का और ज्यादा फायदा मिले। इसलिए ओबीसी समुदाय में सब कैटेगरी बनाने के लिए कमीशन बनाया गया है। साथियों, पहले 6 लाख रुपए सालाना की आय वाले कर्मचारी क्रीमी लेखा के दायरे में आ जाते थे। सरकार ने इसे बढ़ाकर 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष कर दिया है। यानी अब पिछड़े वर्ग के और ज्यादा लोगों को ओबीसी आरक्षण का फायदा मिल रहा है। पहले सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में काम कर रहे कर्मचारियों में क्रीमी लेयर की समानता नहीं थी। इस असंतुलन को खत्म करने की मांग पिछले 24 साल से की जा रही थी। याद रखिए, 24 साल से मांग की जा रही थी। इस सरकार ने कुछ महीने पहले ये असंतुलन खत्म कर दिया है। केंद्र में आने के बाद सरकार ने ऐसे पदों को भरने में भी तेजी दिखाई है जो दलितों, पिछड़ों के लिए आरक्षित है। साथियों, सामाजिक अधिकार इस सरकार के लिए सिर्फ कहने सुनने की बात नहीं, बल्कि ये हमारा कमिटमेंट है। जिस न्यू इंडिया की मैं बात करता हूं, वो बाबा साहब के भी सपनों का भी भारत है। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की 150वीं जन्म जयंती को देश विदेश में बहुत ही भव्य तरीके से मनाया गया।
यूनो में मनाया गया, दुनिया के 150 से ज्यादा देशों में मनाया गया और ये पहली बार हुआ है। इस दौरान विशेष डाक टिकट, सिक्के जारी किए गए। गणतंत्र दिवस पर बाबा साहब से संबंधित झांकी निकाली गई। अमेरिका और ब्रिटेन में जहां बाबा साहब ने पढ़ाई की थी, वहां पर अनेक विद्यार्थियों को भेजा गया। सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 26 नवंबर को, जिस दिन संविधान को स्वीकार किया था, उसे संविधान दिवस घोषित किया और पहली बार संविधान पर संसद में 2 दिन तक चर्चा भी की गई है। मुझे एक दिन नरेंद्र यादव जी मिले थे, तो मैंने उनको एक कथा सुनाई मेरे जीवन के प्रसंग। मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था। उसी कालखंड में हमारे संविधान के 60 साल हुए। हिंदुस्तान में 60 साल हुए चले गए, किसी को पता नहीं है। मैंने गुजरात में संविधान के 60 साल का एक बड़ा उत्सव मनाया और संविधान को हाथी की अंबाड़ी पर रख करके उसका जुलूस निकाला और मैं खुद पैदल उसके आगे आगे चलता था और हाथी के ऊपर संविधान रखा था, बाबा साहब आंबेडकर की तस्वीर रखी थी, क्योंकि हमारा एक कमिटमेंट है, हमारा समर्पण है। भाइयों और बहनों, मैं आज देश के लोगों को स्पष्ट कहना चाहता हूं कि बाबा साहब की सत्यनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्र निर्माण के पवित्र यज्ञ में उनका योगदान ही है, जिसकी वजह से वो भारतीयों के हृदय में आज निवास करते हैं। और ये बात भूल नहीं सकते कि कांग्रेस ने पूरी शक्ति लगा दी थी देश के इतिहास से उनका नामो निशान मिटाने के लिए। ये इतिहास की बहुत कड़वी सच्चाई है कि जब बाबा साहब जीवित थे, तब भी कांग्रेस ने उनके अपमान में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। इसलिए भाइयों और बहनों, आज की पीढ़ी के लिए जानना आवश्यक है कि कैसे कांग्रेस ने बाबा साहब को जीवित रहते और उनके निधन के बाद भी अपमानित किया है। आज की पीढ़ी के लिए ये जानना भी आवश्यक है कि कैसे बाबा साहब ने कांग्रेस का असली चरित्र देश के सामने खुला करके रख दिया था। आज की पीढ़ी के लिए ये जानना भी जरूरी है कि जब कांग्रेस आरोपों से घिरती है तो कैसे सामने वाले व्यक्ति को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए साम, दाम, दंड, भेद हर तरह से साजिश रचने लगती है। कांग्रेस और बाबा साहब के बीच जब संबंध टूटने के आखिरी दौर था, उस समय के बारे में बहुत सी बातें हैं। अगर मैं करने बैठूं तो शायद दिनों निकल जाएंगे। और ये बातें याद करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कांग्रेस का असली चेहरा सामने लाती है। साथियों, तमाम विवादों की वजह से बाबा साहब ने पंडित नेहरू जी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। अपने बयान में बाबा साहब ने एक एक करके अपनी तकलीफों का जिक्र किया था। वो वजह भी विस्तार से बताई थी जिनकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। मैं उस बयान की कुछ पंक्तियों के बारे में आपको बताना चाहता हूं। ये बताना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ताकि देश भर का दलित समाज, देश भर का आदिवासी समाज, पिछड़ा समाज, प्रत्येक भारतवासी ये जाने कि देश में इमरजेंसी लगाने वाली कांग्रेस ने संविधान के रचयिता के साथ कैसा सलूक किया था। साथियों, बाबा साहब ने लिखा था, मुझे कैबिनेट की किसी कमेटी में नहीं लिया गया। वो मंत्री थे। मुझे कैबिनेट की किसी कमेटी में नहीं ले गया, नहीं विदेशी मामलों की कमेटी में, नहीं रक्षा कमेटी में। जब आर्थिक मामलों की कमेटी बन रही थी तो मुझे लगा कि उसमें मुझे जरूर शामिल किया जाएगा
क्योंकि मैं अर्थशास्त्र और वित्तीय मामलों का छात्र रहा हूं, लेकिन मुझे उसमें भी छोड़ दिया गया। ये बाबा साहब के शब्द हैं। बाबा साहब को लेकर कांग्रेस की क्या सोच थी, उसकी ये सच्चाई 70 साल पहले की है। जिस व्यक्ति ने दुनिया के एक से एक बढ़कर विश्वविद्यालय में पढ़ाई की हो, इस व्यक्ति का कांग्रेस में पल पल अपमान होता रहा। खुद बाबा साहब ने कहा है कि उन्हें सिर्फ एक मंत्रालय दिया गया जिसमें बहुत काम नहीं था। वो सोचते थे योजनाएं बनाने के काम से जुड़ेंगे, जिन विषयों के वो सिद्धहस्त हैं उनमें अपने अनुभव का फायदा देश को देंगे, लेकिन उन्हें इन सब से दूर रखा गया। यहां तक कि मंत्रिमंडल विस्तार के समय किसी मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी तक बाबा साहब को नहीं दी गई। साथियों, एक और बड़ी वजह थी जिसकी वजह से बाबा साहब ने इस्तीफा दिया। ये वजह भी बताती है कि कांग्रेस का देश के दलितों, देश के पिछड़ों के साथ क्या व्यवहार रहा है। अपने बयान में बाबा साहब ने लिखा था, अब मैं आपको वजह बताना चाहता हूं जिसने सरकार से मेरा मोहभंग कर दिया। ये पिछड़ों और दलितों के साथ किए जा रहे बर्ताव से जुड़ा हुआ है। मुझे इसका अफसोस है कि संविधान में पिछड़ी जातियों के हितों के संरक्षण के लिए उचित प्रावधान नहीं है। ये कार्य एक आयोग की सिफारिशों के आधार पर होना था। संविधान को लागू हुए 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन सरकार ने अब तक आयोग नियुक्त करने के बारे में सोचा तक नहीं है। साथियों, तब से लेकर आज तक कांग्रेस की सोच नहीं बदली है। 70 साल पहले पिछड़ी जातियों के खिलाफ आयोग को लेकर कांग्रेस ने बात आगे नहीं बढ़ने दी, यहां तक कि डॉक्टर आंबेडकर को इस्तीफा तक देना पड़ा। आज 70 साल भी कांग्रेस संसद में ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने के काम को रोकने का काम कर रही है। आपको पता होगा, हमारी सरकार ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने के लिए हम लाए, पास नहीं होने दे रहे हैं, संसद नहीं चलने दे रहे हैं। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद इस आयोग को भी एसटी आयोग की तरह शक्तियां हासिल हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस उसमें भी अड़ंगा डाल रही है। साथियों, आप सभी से मैंने बाबा साहब के इस्तीफे के प्रकरण पर इतना विस्तार से इसलिए बताया है क्योंकि कांग्रेस द्वारा ये भ्रम फैलाया जाता है कि उसने तो बाबा साहब को देश का कानून मंत्री बनाया था। कानून मंत्री बनाने के बाद बाबा साहब के साथ जो बर्ताव कांग्रेस से किया, वो हर भारतीय को जानना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ने इकोसिस्टम ऐसा बनाया कि देश का इतिहास सिर्फ और सिर्फ एक परिवार के इर्द गिर्द सिमट कर रह गया। और आप देखिए, दिल्ली में आजादी के बाद किसी महापुरुषों को याद करने के लिए कोई जाना है, एक परिवार के सिवाय कोई स्मारक ही नहीं। ये हमारे आने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मारक बना और आज बाबा साहब आंबेडकर का स्मारक बना।
वरना परिवार के सिवाय किसी को जगह ही नहीं। क्या इन लोगों ने देश के लिए जीवन नहीं खपाया? क्या इन्होंने देश को कुछ नहीं दिया? बाबा साहब आंबेडकर तो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर नहीं थे। बाबा साहब आंबेडकर भारत का भविष्य निर्माता थे और ये हम सबका कर्ज है उनका, जिसने कांग्रेस के इकोसिस्टम के आगे घुटने नहीं टेके। और ये बात सही है, जिन जिन लोगों ने कांग्रेस की इकोसिस्टम के आगे घुटने नहीं टेके, उसे किताबों तक जगह नहीं दी गई है। साथियों, 1951 में कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद बाबा साहब ने 1952 में लोकसभा का आम चुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने उस समय न सिर्फ उनके खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारा, बल्कि खुद नेहरू जी बाबा साहब को हराने के लिए उनके खिलाफ प्रचार करने के लिए पहुंच गए थे। कांग्रेस द्वारा पूरी शक्ति लगाने की वजह से बाबा साहब को हार का अपमान सहना पड़ा। इसके बाद उन्होंने 1953 में भंडारा सीट से लोकसभा का उपचुनाव लड़ा। कांग्रेस ने फिर उनके खिलाफ उम्मीदवार उतारा और फिर बाबा साहब को लोकसभा पर पहुंचने से रोक दिया गया। इस लगातार अपमान के समय अगर उनका साथ किसी ने दिया था तो वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया था। उन्हीं के प्रयासों से बाबा साहब राज्यसभा में पहुंचे थे और वही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ को जन्म दिया, जो आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में काम कर रही है। साथियों, मैं आज चुनौती देता हूं कांग्रेस को, वो एक काम बता दे जो उन्होंने बाबा साहब के लिए किया हो। और ये मेरी चुनौती है कांग्रेस को। एक काम बता दे बाबा साहब के लिए, सम्मान के लिए, अगर उन्होंने किया हो। भाइयों और बहनों, हमें आपको पता है कि कांग्रेस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। जवाब के नाम वो सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं। सच्चाई ये है कि बाबा साहब के निधन के बाद कांग्रेस ने राष्ट्र निर्माण के उनके योगदान को भी मिटाने की कोशिश की। नेहरू जी से लेकर के राजीव गांधी तक कांग्रेस ने तमाम लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, लेकिन उसे कभी बाबा साहब भारत रत्न के लिए योग्य नहीं लगे। बाबा साहब को भारत रत्न तब मिला जब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से वीपी सिंह सरकार में बैठे थे और अटल जी अडवाणी जी का आग्रह था, तब जाकर के भारत रत्न बाबा साहब को इतनी देर से मिला था। ये बीजेपी की कोशिश थी कि संसद के सेंट्रल हॉल में बाबा साहब का चित्र लगाया गया, वरना बाबा साहब के चित्र लगाने के खिलाफ ये तर्क दिया जाता था। आप सोचिए, बाबा साहब का हिंदुस्तान की संसद के सेंट्रल हॉल में तैल चित्र लगाने के लिए ये तर्क दिया गया था कि सेंट्रल हॉल में जगह नहीं है। सोचिए, जिस महापुरुष ने सेंट्रल हॉल में बैठ करके संविधान को रचा हो, उसकी बारीकी पर घंटों चर्चा की हो, कांग्रेस शासन के दौरान उसी के लिए सेंट्रल हॉल में 1, 2 फीट 4 फीट की तस्वीर लगाने के लिए जगह नहीं है, ये बात करना। और जब भारतीय जनता पार्टी आई, बाबा साहब आंबेडकर की तस्वीर सेंट्रल हॉल में लगी। भाई और बहनों, मैं के दावे के साथ कह सकता हूं, अगर 90 के दशक में देश में पिछड़ों और दलितों के अधिकारों पर राष्ट्रव्यापी चर्चा नहीं शुरू हुई थी, तो कांग्रेस आज भी बाबा साहब से अपनी नफरत सार्वजनिक तौर पर वैसे ही दिखाती जैसे पहले दिखाती थी। ये उनकी मजबूरी है। कांग्रेस को बाबा साहब के नाम में वोट बैंक नजर आता है, सत्ता नजर आती है, इसलिए वो अब मजबूरी उनका नाम लेने का दिखावा करने लगी है। मैं समझता हूं कांग्रेस के अपने इतिहास में बाबा साहब का नाम लेना उसकी सबसे बड़ी मजबूरियों में से एक है। ये बाबा साहब के महान कर्मों का, देश के लिए उनकी सेवा का फल है कि एक परिवार की पूजा करने वाले, उस परिवार को देश का भाग्य विधाता समझने वाले
अब दिल पर पत्थर रखकर बाबा साहेब का नाम लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। लेकिन मुझे पता है कांग्रेस ये भी नहीं करेगी, वो सिर्फ भ्रम फैला सकती है, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को झूठ बोल सकती है, उनके बीच अफवाह फैला सकती है। इस कोशिश की एक तस्वीर इस महीने की 2 तारीख को हम देख चुके हैं।